वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और बड़ा ही अहम और आपके इंटरेस्ट रिलेटेड भी एक इशू है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी का कंसर्न है इस टाइम मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम के हवाले से। तो इससे फ़ायदा उठाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर भी आ गई और स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर मकानाती और तामीराती कर्ज़ों को फ़रोग देने की गर्ज से खुसूसी तौर पर बनाया गया वेब पेज मुतारिफ करा दिया। हमजा बड़े क्वेश्चन थे जो यहाँ से एड्रेस हो सकेंगे। आप जाएंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी इस पेज पर। मकानाती और तामीराती कर्ज़ों और सस्ते और कम लागत कर्ज़ों के लिए मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में जामे मालूमात जो हैं वो आपको दस्तयाब होंगी, जिनमें अहलियत का मेयार है, कर्ज़ की मुद्दत है, कर्ज़ की ज़्यादा से ज़्यादा रकम है, चार्ज की जाने वाले माकब शरह हैं, ये सब कुछ जो है आपको पता लग सकेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब लोगों के जहन में थे जो कि उन्हें पूछना पड़ता था। अब एक ये वेबसाइट है, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन जो आपके होंगे इससे रिलेटेड वो आप लोगों के वहाँ पे मिल सकेंगे, आपको उनके आंसर्स भी और ज़्यादा से ज़्यादा मतलूबा दस्तावेज़ात की फहरिस्त और हुकूमती जानिब से फराहम किया जाने वाला जो ज़र अयानत है वो भी शामिल है। और मुमकिन दरख्वास्त गुजार इस पेज के ज़रिए शरीके कार जो बैंक्स हैं उनकी वेबसाइट तक बराह रास्त रसाई भी हासिल कर सकते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत दरख्वास्त फॉर्म दस्तयाब भी हैं। हाँ जी, और कर्ज़ों की किस्त और वापसी का स्केड्यूल क्या है, किस्तें बताने वाला कैलकुलेटर भी वहाँ पर मौजूद है। आप अपनी मर्ज़ी की रकम डालेंगे, आपको वो कैलकुलेट करके बता देगा भाई किस्त कितनी बनेगी, मार्कअप कितना है, सारा कुछ आपको पता लग रहा होगा। बहुत आवाम इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके ऊपर, सवालात बहुत ज़्यादा हैं, लोग हिचकिचाते थे बैंक से रब्ता करने के लिए, तो ये एक सहूलत जो है मुतारिफ़ करवा दी गई है। इस वेब पेज के हवाले से हम बात करेंगे। डायरेक्टर स्टेट बैंक सैयद समर हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समर हसनैन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर आपसे इस पर बात होती रहती है, लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं। आप पहले तो ये बताएं कि इस पेज को बनाने के पीछे आइडिया क्या था, क्या लोगों की क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही थी? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी मैं 92 चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे याद पड़ता है कि जब ये हमने प्रोग्राम शुरू किया था मेरा घर मेरा पाकिस्तान का, उस वक्त भी 92 चैनल ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया था, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखें अभी तक क्या हो रहा था कि पिछले जुमे से पहले, पिछला जुमे का मतलब ये है कि 8 अक्टूबर से पहले मेरा घर मेरे पाकिस्तान के हवाले से जो लोगों को मालूमात हो रही थी वो या तो उन इश्तहारों के जरिए हो रही थी जो कि अखबारों में आ रहे थे या टीवी के जरिए चल रहे थे, या उन प्रोग्रामों में जिस तरह का मेरा आज का ये प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्रामों के जरिए उनको पता चल रहा था, या बैंक अपनी कुछ कंपेन कर रहे थे। लेकिन किसी एक जगह पर जाकर वो स्कीम के मुतालिक हर चीज मालूम कर सकें, किस तरह अप्लाई करते हैं वो मालूम कर सकें, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी, उसके लिए अभी तक इस तरह की बैंकों ने अपनी अपने हवाले से तो वेबसाइट बनाई हुई थी, लेकिन सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट कोई मौजूद नहीं थी। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस वाले इशू को एड्रेस करने के लिए हमने 8 अक्टूबर जुमे के दिन जो था, लास्ट फ्राइडे था, वो हमने ये स्कीम लॉन्च कर दी है, ताकि अभी आप देखिएगा इसके अंदर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से वो हम करते हैं। मैं भी थोड़ी देर में उस तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा तमाम नाज़रीन के साथ, और वो जिसपे सबको इंटरेस्ट होगा वो है नंबर्स। देखिए आपको याद होगा कि जब हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये पूरा प्रोग्राम आज से तकरीबन 1 साल पहले की जब बात करते हैं, तो ये सब नंबर 0 थे। आज मैं आपके साथ वो नंबर को शेयर करना चाहता हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट नंबर है, यानी वो 30 सितंबर के नंबर हैं जो पिछले महीने का 30 तारीख है। तो 30 सितंबर को जो लोगों ने इस स्कीम के अंदर अप्लाई किया है, उनकी एप्लीकेशन की अमाउंट जो है वो आपको सुनकर खुशी होगी कि वो 185 बिलियन 185 अरब रुपए, क्या बात है, 185 अरब रुपए की एप्लीकेशंस लोगों ने बैंकों में भेज दी हैं, दाखिल करवा दी हैं। और खुशी की बात ये है कि बाकी तो इसके अंदर भी प्रोसेस हो रही हैं। 72 अरब रुपए की एप्लीकेशंस ऑलरेडी बैंकों ने अप्रूव कर दी हैं। अच्छा, यानी देखें ये बड़ी अहम बात है कि 72 अरब रुपए के कर्जे बैंकों ने इस स्कीम के तहत अप्रूव कर दिए हैं। अब बैंक क्या कर एप्लीकेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो अपने अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर, जो कि मैं अभी आपको वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, वो ले जाकर बैंकों के पास जा रहे हैं और अपने इन जो अप्रूवल्स के लोन्स हैं इनके अगेंस्ट वो पैसे ले रहे हैं इसके अंदर। तो ये बड़ी एक अहम बात थी कि 1 साल पहले जो ये बात सिर्फ समझी जाती थी कि, क्योंकि देखिए ये वो एरिया है जहां आज से 1 साल पहले से पहले अगर आप देखें तो कोई फाइनेंसिंग नहीं हुई थी। ये हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी के सर पर। ठीक है समझ साहब, अब वेबसाइट पे एक आम आदमी ने जाना कैसे है, क्या टाइप करना है, ये जरा शेयर कर दें ताकि वो आम आदमी उसका इस्तेमाल भी कुछ समझ सके। जी बिल्कुल, अभी मैं एक्चुअली आपसे वो स्क्रीन भी लाइव शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले
आप देखें, अगर सिर्फ लिखें www.sbp.org.pk, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। अगर सिर्फ इसको आप कोई भी अगर इसको क्लिक करेगा अपने ब्राउजर में जाकर, तो स्टेट बैंक का वेब पेज खुल जाएगा, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको यहाँ से लाइव जो है वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसको करते हैं। जी जी। मैं और इकरा भी साथ साथ अपने लैपटॉप के ऊपर जा रहे हैं, और स्टेट बैंक की वेबसाइट हमने भी खोल ली आपके साथ से, समर हसनैन साहब। जी सर। देखिए, अब आपको स्टेट बैंक की जो स्क्रीन है वो नजर आ रही है? बिल्कुल। देखिए, ये वो वेबसाइट है जो कि हमने डेडिकेटली जो बनाई थी, लॉन्च की थी। इसके अंदर देखें, दो तरह की इसके अंदर चीजें मौजूद हैं। एक, ओवरऑल पाकिस्तान में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो देखें। मैं अब आपको जैसे इसको स्क्रॉल करता हूँ, मैं भी इसकी डिटेल के अंदर आऊंगा, तो वो चीजें हम आपको नजर आएंगी कि पाकिस्तान में कितनी कंस्ट्रक्शन की अहमियत है, कितना शॉर्टफॉल है। आपको जैसे ऊपर ही नजर आ रहा है कि 12 मिलियन घरों का शॉर्टफॉल है। देखिए, ये बहुत बड़ा नंबर है। जी जी। 1 करोड़ 20 लाख का शॉर्टफॉल है। असल जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, मेरा घर मेरा पाकिस्तान में, लेकिन मैं अभी उसमें 1 मिनट के बाद आऊंगा। उससे पहले मैं कुछ चीजें दिखा दूं कि जैसे इसका हाउसिंग का पाकिस्तान में कितना हिस्सा है, कंस्ट्रक्शन के अंदर, वर्कफोर्स के अंदर कितना हिस्सा है, स्टेट बैंक ने इसमें क्या क्या सहूलतें जनरली बैंकों के हवाले से क्या क्या दी हैं, ये सब चीजें अगर हम इसमें जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके ध्यान में भी आ रहा होगा कि ये तो सब इंग्लिश के अंदर है, एक आम आदमी कैसे इसको पढ़ेगा। तो मैं पहले इसका जवाब दे दूं कि हम इसकी उर्दू की वेबसाइट जो है वो भी बना रहे हैं और बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। जी जी, ताकि एक अब देखिए, इसमें मेरा घर मेरा पाकिस्तान को अगर आप क्लिक करते हैं, जो मैंने भी क्लिक किया है, तो आप देखिएगा कि मेरा घर मेरा पाकिस्तान के हवाले से अब ये वो वाला एरिया है जहां एक आम आदमी को इंटरेस्ट है। मसलन एक आम आदमी ये जानने की कोशिश करेगा कि फाइनेंसिंग के अंदर, अगर ये जानने की कोशिश करेगा कि फाइनेंसिंग किस किस चीजों के लिए हासिल की जा सकती है, तो आपको अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि परचेज ऑफ हाउस, अपार्टमेंट या फ्लैट के लिए लिया जा सकता है जी। एक जमीन को भी परचेज करके लेकिन कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। अपने घर का एग्जिस्टिंग घर है, उसके अंदर एक्सटेंशन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी। या आपकी अपनी अगर कोई जमीन मौजूद है और उसके अंदर आपको अगर कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो भी कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, आपको नजर आ रहा है कि तमाम पाकिस्तानी जिनके पास CNIC नंबर मौजूद है, या ओवरसीज भी पाकिस्तानी जिनके पास नाइकॉप है, वो कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ओनर अलबत्ता इसका होना जरूरी है, और एक आदमी एक ही घर ले सकता है। लोन टेनर कितना हो सकता है, तो देखिए आपको ग्रीन के अंदर नजर आ रहा है कि 5 साल से लेकर 20 साल तक का लोन लिया जा सकता है। कौन कौन से लोन किस किस किस्म के उसके लिए लिए जा सकते हैं, मसलन इस वक्त ये जी यहाँ ये बताया गया है कि नेफ्डा का अगर आप देखें तो वहाँ भी लोन बताया गया है कि कितनी फाइनेंसिंग मैक्सिमम है। मैं अगर नॉन नेफ्डा पे जाऊं तो नॉन नेफ्डा पर भी देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि माइक्रो फाइनेंस बैंक के जरिए भी कितना लोन लिया जा सकता है और कमर्शियल बैंक के जरिए भी कितना लोन लिया जा सकता है, ये नजर आ रहा है। एक अहम चीज जो है वो है फाइनेंसिंग रेट, इसकी बात होती है तो आपको नजर आ रहा होगा कि नेफ्डा के अंदर पहले 5 साल के लिए 3% और उससे अगले 5 साल के लिए 5%। और अगर मैं अगर नॉन नेफ्डा पे अगर जाऊंगा तो नॉन नेफ्डा के अंदर क्योंकि 3 टियर मौजूद हैं, तो आपको नजर आ रहा होगा कि टियर 0 के अंदर पहले 5 साल में जो 5% है, फिर 7%। अब इसमें जो सबसे अहम चीज है, देखिए, एक तो हमने ये एक शीट बना दी है जो लोग बिल्कुल कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर सकते, जेनेरिक है। हाँ बिल्कुल, ये एक जेनेरिक किस्म की एक शीट है जिसके अंदर ये नजर आ रहा है कि अगर 1 लाख का 5 लाख का लोन होगा तो कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, 1 मिलियन का लोन होगा कितना। लेकिन जो सबसे अहम इसका फीचर है वो ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये इंस्टॉलमेंट कैलकुलेटर। और ये मैं आपको यहाँ रन करके दिखाऊंगा कि मसलन फर्ज करें कि आप यहाँ एक कमर्शियल बैंक के जरिए लोन लेना चाहते हैं 5 मरले तक के उसके लिए, और आपको सिर्फ करना क्या है कि जो खाली खाना है इसके अंदर अमाउंट डालनी है। मतलब मैं इसके अंदर अगर अमाउंट डाल रहा हूँ, इस वक्त ये 10 लाख की मैंने अमाउंट डाली और मैंने इसका लोन टेनर अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया 20 साल, और सिर्फ आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि पहले पहले 5 साल में 6,600 इंस्टॉलमेंट है, अगले 5 साल में 6,700। आप अमाउंट तब्दील करते चले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली तब्दील होती चली जाएगी। अब मैं आ रहा हूँ एक उसकी तरफ जहाँ
डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए 3 कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा इनफॉर्मल इनकम वाले। यानी बिल्कुल। हम लोग तो, आप लोग तो देखिए फॉर्मल इनकम है, जी, जी, लेकिन जी। वो जिसकी फॉर्मल इनकम मौजूद नहीं है तो उससे चीजें क्या क्या चाहिए होंगी। क्या बात अगर आप है। यहाँ देखें तो आपको ये नजर आ रहा है कि अगर आपकी कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो उसकी कोई अगर डीड शामिल है, या अगर आपके पास बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बड़ा आसान करके आपने हमें दिखा दिया। नीचे अगर जाएंगे तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स भी हैं, आपको जो बैंक लग रहा है आप उस बैंक के ऊपर करें, तमाम बैंक्स के नाम नीचे आ रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस बैंक की वेबसाइट पे भी चले जाएंगे। सर बहुत आपने आसानी से हमें ये सारी बात समझा दी है। सिर्फ एक चीज़ जो है, एक क्वेश्चन एड्रेस कर दीजिएगा प्लीज़ यहाँ पर, कि अगर आप 50 लाख लोन लेना चाह रहे हैं तो एक शख्स को खुद से कितना कंट्रीब्यूट उसके अंदर करना है, जो ज़रे एयानत के लिया जाए या सिक्योरिटी के लिए जाए? जी देखिए, इसके अंदर ये है कि जो छोटे टीयर्स वाले हैं उनके अंदर तो 10% का जो है वो इक्विटी होती है। यानी अगर आपने फर्ज कर लें कि 30 लाख तक का लोन लेना होगा तो आपको सिर्फ 3 लाख रुपए का अपनी तरफ से देना होगा उसके अंदर। और जो बड़े टीयर हैं उसके अंदर जो है वो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो 15%। यानी मैं आपको इस तरह आसान अल्फाज में बता दूं कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए का लोन लेना है तो 15 लाख आपको अपनी तरफ से इक्विटी के डालने होंगे। इसका मतलब है कि 50 लाख के घर पर 7.5 लाख रुपए आपको खुद डालने हैं, बाकी सबका सब जो है वो बैंक लोन दे रहा है। ठीक है, सैयद समर हसनैन साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर बड़ा तवील टॉपिक है और अवामी इंटरेस्ट का टॉपिक बड़ा आसान कर दिया। स्टेट बैंक ने भी बड़ी आसानी कर दी, वेबसाइट जो है उसके अंदर ये वेब पेज बनाकर, तो जिस शख्स के जो सवालात हैं वहाँ पर वो एड्रेस हो रहे हैं, जिस तरह से सैयद समर हसनैन साहब ने भी हमें बताया। भी हम करेंगे इसको ताकि जो आम बंदा है वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता वो उर्दू में पढ़ के इसके ऊपर फिर काम कर सकता है। अब ज़्यादा जो है टेंशन जो है वो खत्म हो गई है, लेकिन एक टेंशन फिलहाल बरकरार है, वो ये है कि पाकिस्तान और भारत का जब मैच हो रहा होगा T20 वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान का पहला ही मैच होगा, वो कौन जीतेगा और पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हम पाकिस्तानी क्योंकि हम लोग यही बात करते हैं, हम ये दुआ भी कर रहे होते हैं। खैर, और दूसरी जगह पे हम अगर हम देखें तो नेशनल T20 कप के हवाले से तो वहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा ने ज़बरदस्त जो है खेल पेश उनका हमने देखा था, और इसके अलावा फाइनल वो जीत भी गए हैं। और दूसरी बात अहम यह है कि बाबर आजम जो है उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ओपनिंग पेयर के हवाले से उन्होंने बताया, वो डिस्कशन किए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको ऊपर डिस्कशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओपनिंग पेयर यही होगा। हाँ, कि ये होना चाहिए, कि ये बेहतर है या इसको चेंज भी होना चाहिए। हम इसी पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। जिस तरह से बाबर आजम ने भी कहा है कि वो मोहम्मद रिजवान जो है वो ओपनिंग पेयर होंगे, आप देखते हैं कि ये ठीक है, इन्हीं को होना चाहिए था? वालेकुम अस्सलाम इकरा और हमजा, आप दोनों को सुबह बखैर। लेकिन बाज़ लोगों की ये ओपिनियन थी कि शायद बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर आए और रिजवान के साथ फ़खर जमान जिनका तजुर्बा है और भारत के खिलाफ मैच है तो शायद फ़खर जमान इनिंग्स ओपन करें। लेकिन कल बाबर आजम ने वाजे कर दिया कि इनिंग्स वही दोनों ओपन करेंगे, और खुदा न खास्ता अगर विकेट शुरू में गिरती है तो खासा प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तानी टीम पर। पाकिस्तानी टीम कल रवाना हो रही है और जाकर 2 प्रैक्टिस मैचेस पहले खेलेगी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और फिर उसके बाद 24 अक्टूबर को वो टाकरा होगा जिसका लोग बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, ये बता दीजिएगा, लो स्कोरिंग मैच कहा जा रहा है कि शायद मैचेस जो होंगे वो लो स्कोरिंग होंगे, ये लो स्कोरिंग क्या होंगे? मतलब क्या समझा जा रहा है उस पिच के ऊपर कि ये स्कोर जो है इसको लो स्कोरिंग मैच कहा जाएगा? देखिए हमजा, आजकल जिस तरीके से क्रिकेट एडवांस हो गई है, वरना पहले तो वनडे क्रिकेट में 50 ओवर में 200-250 रन बड़े बहुत ज्यादा कहलाते थे, लेकिन अब तो 400 रन भी स्कोर हो चुके हैं, 436 रन भी वनडे क्रिकेट में। और T20 क्रिकेट में 200-220 रन तो टीमें उमूमन बनाती हैं अच्छी विकेट्स पर, लेकिन यहाँ की जो विकेट्स हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, इन विकेटों पर 140, 160, मैक्सिमम 170 रन बन रहे हैं। तो इसलिए इनको लो स्कोरिंग मैचेस कहा जाता है कि 8 का एवरेज T20 में कोई इतना बड़ा एवरेज नहीं कहलाता, और टीमें आसानी से उस हदफ को अबूर कर लेती हैं। या फिर ये कि अगर पिच ऐसी हो कि टीम हदफ के ताक़ुब में मुश्किल से 2-4 भी हो सकती है, तो इसीलिए इनको लो स्कोरिंग मैचेस कहा जा रहा है। कोई बड़ी जो लंबी बारी नहीं ली गई कि 200 क्रॉस की हो, तो इसलिए लो स्कोरिंग मैच कह रहे हैं। ठीक है बेग साहब, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अगर हमारा ओपनिंग पेयर में से कोई भी पहले आउट हो भी सकता है तो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो मिडिल ऑर्डर पे कितना प्रेशर होगा और मिडिल ऑर्डर में आपके ख्याल में किसको होना चाहिए? देखिए इकरा, मिडिल ऑर्डर इन्होंने बड़ा अच्छा रखा है कि शोएब मलिक की वापसी हो गई है, हफीज जो है वो फिट होकर वापस आ गए,
तो ये दो मेन पिलर्स हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं। कल बाबर आजम ने भी जिक्र किया कि तजुर्बाकार खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम के लिए सूदमंद साबित होगी। तो मिडिल ऑर्डर में ये दोनों होंगे और इसके अलावा अब इनके पास ऑप्शन है, क्या ये आसिफ अली के साथ जाते हैं या हैदर अली को ट्राई करते हैं। मेरे ख्याल में ये तजुर्बे की वजह से आसिफ अली के साथ जाएंगे। तो अगर आपके मतलब ओपनर्स हो गए और फिर 1 डाउन और फिर उसके बाद आप 6 बैट्समैन तो आपके हो ही गए ना, कि अगर आप ओपनर जो है बाबर और रिजवान होते हैं, फिर हफीज आते हैं, शुएब मलिक आते हैं, फिर आसिफ अली आते हैं और एक और बैट्समैन को डालेंगे तो 6 बैट्समैन। हो सकता है ये सरफराज को तजुर्बे की वजह से मिडिल ऑर्डर में ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए शुबा, क्योंकि वो तजुर्बाकार है और भारत के खिलाफ तजुर्बे की जरूरत होगी। वो सिंगल डबल्स रन लेते हैं सरफराज और उनका तजुर्बा भी है, अभी उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो अब देखें क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं सकलैन। सर ये बता दीजिएगा कि हमें अगर ओपन हम करवा रहे हैं बाबर से और रिजवान से, ये तो हमें फाइनल एक वर्डिक्ट कल कप्तान ने दे ही दिया कि दोनों स्पॉट नहीं छोड़ेंगे उसको। फ़खर जमान की जगह किधर बनती है? क्या 1 डाउन फ़खर की जगह बनती है या 7वें नंबर पर फिर फ़खर की जगह आपको बनती हुई नजर आती है? और ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या हैदर को अगर हम टीम में रखते हैं तो 1 डाउन बेहतर ऑप्शन नहीं होगी हैदर के लिए? बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि हैदर 1 डाउन आ सकता है कि नहीं, लेकिन आप हमजा एक खास बात देखें कि अगर 1 से लेकर 6 तक फ़खर को हटाकर हम बैट्समैनों को देखें तो सारे राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कोई नहीं है। तो फ़खर जमान को ये ट्राई कर सकते हैं, अगर 1 डाउन भी ट्राई कर सकते हैं। उन्हें नेशनल T20 कप में वो 4थे नंबर पर भी खेले। आप देखते हैं कि 1 डाउन या 4थे पर कब आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये हैदर अली के बजाय फ़खर जमान को, अगर दोनों में टाई हो तो फ़खर जमान को ये तरजीह देंगे, क्योंकि तजुर्बाकार है। और कल बाबर आजम भी कह चुके हैं कि तजुर्बाकार खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा मिर्ज़ा, आपने उसकी बात की, शुएब मलिक की बात की एक्सपीरियंस की बेस पे, लेकिन अगर हम उनका वैसे अगर हम देखें पिछले 10 साल की उनकी परफॉर्मेंस ICC के हवाले से, तो उन्होंने 25 मैचेस खेले 18 की एवरेज के साथ और एक भी नेट सेंचुरी जो स्कोर नहीं की गई उनकी जानिब से। आप समझते हैं कि वो अब अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि उनके ऊपर सब प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन क्योंकि उनके हवाले से बहुत ज़्यादा उसकी बातें हो रही थी? देखिए इकरा, वो अपने करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं और ये जो रिकॉर्ड वगैरह बताते हैं, अगर अब रिकॉर्ड्स पे जाने लग गए तो फिर तो कोई खिलाड़ी भी सिलेक्ट ना हो। उन्होंने 11,000 रन भी किए T20 मैचेस में और क्रिस गेल और कैरन पोलार्ड के बाद दुनिया के तीसरे बैट्समैन वो बने। तजुर्बा उनके पास बहुत है और उन्हें अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल है, सब कुछ स्टेक पर है। उनका आखिरी टूर्नामेंट है, आखिरी लम्हे पर वो टीम में शामिल हुए, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। मुझे याद है 3 साल पहले मैं खुद था वहाँ अबू धाबी में, 2018 का एशिया कप था जहाँ पर अफगानिस्तान से हम मैच हार रहे थे और शुएब मलिक तजुर्बाकार, उनकी मौजूदगी, वरना बड़ा हंगामा हो जाता। अफगानिस्तान के सपोर्टर जो थे बहुत शोर मचा रहे थे, लेकिन शुएब मलिक ने पाकिस्तान को जितवा दिया। तो मुझे लग रहा है अब उनका सब कुछ स्टेक पर है, आखिरी टूर्नामेंट इस बार ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा उनके ऊपर इन चीजों का, अच्छे अंदाज से खत्म करना चाहेंगे। प्रेशर तो नहीं लेते, 22 साल से ही प्रेशर ले रहे हैं, तो अब तो प्रेशर नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, 2 चीजें उनको एड्रेस कर दीजिएगा प्लीज। एक ये कि 15वें ओवर से मतलब कि 16वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक हमारे पास कौन सा हार्ड हिटर मौजूद है कि जिसकी वहां पर जगह बन रही होगी, जिसकी हर टीम में जगह होती है, उसको फिनिशर कह ले, लेकिन फिनिशर एक शुएब मलिक है, एक वो है जो हार्ड हिटर होता है, वो कौन है हमारे पास? दूसरा ये कि हमारे पास स्पिन बॉलिंग में इतनी ज्यादा ऑप्शन है और हमारे पास शुएब मलिक भी स्पिन कर लेंगे, हफीज भी स्पिन कर लेंगे, तो हमारी बेस्ट चॉइस क्या होगी? नवाज ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी एज एन ऑलराउंडर। आपने सही कहा, मेरे ख्याल में तो ये हसन अली को पिंच हिटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, छक्के वक्के लगा लेते हैं और कोई आपके पास ऑप्शन बचा नहीं है हसन अली के अलावा। शादाब खान है, वो हिटिंग इतनी अच्छी नहीं करते जितनी अच्छी हिटिंग हसन अली कर लेते हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश हुई तो हसन अली चले जाएंगे। और जहां तक आपने हमजा स्पिनर की बात की, तो आपके पास एक तो आपका वाइस कैप्टन तो खेला ही खेला शादाब खान, उसके अलावा एक आपको स्पिनर खिलाना होगा, या तो ये 3 स्पिनर से जाएंगे। अब आप देखें भारत ने अपनी टीम में एक तब्दीली की है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे अक्षर पटेल, उनकी जगह शरदुल ठाकुर को लाए जो मीडियम फास्ट बॉलर है, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो उन्होंने पहले 5 स्पिनर्स लिए थे, अब उनकी 15 रुकनी टीम में 4 स्पिनर्स हैं। तो हमारे यहाँ
3 रेगुलर स्पिनर्स हैं, मेरे ख्याल में 2 जाएंगे और उसके अलावा ये हफीज से और शोएब मलिक से भी बॉलिंग कराएंगे कि अगर कोई एक पिटता है तो 5-5 ओवर 2-2 ओवर्स करके जो है वो इक्वल कर दे, बैलेंस को बराबर कर दे। तो मुझे लग रहा है कि शादाब खान और इमाद वसीम, क्योंकि इमाद वसीम को एडवांटेज है तजुर्बे का और बैटिंग भी कर लेते हैं। आपको याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ 2019 के वर्ल्ड कप का मैच में हेडिंगले लीड्स में जितवाया था, वो बड़ा टेंस मैच था, वो भी उसी की तरह का था जैसा अबू धाबी का था। लेकिन तजुर्बे की जरूरत होती है। अब देखें क्या कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं सकलैन। सर बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब, सबसे पहले पाकिस्तान से कर रहे थे। हमारी तो उम्मीदें यही है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।